We are starting with new chapter, chapter 3rd, ITC and concept of supply. You have already done the concept of what is ITC. ITC is input tax credit, but a little much in detail is given here and we will study in this chapter. See, ITC means goods and services, goods and service tax charged. It is the tax charged on the goods and services, on any supply of goods and services or services bought. जब आप कोई goods खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं, बॉट लिखा हुआ है, सोल्ड नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमेशा आपको खरीदने पे मिलता है. मतलब आप जब खरीदने पे गुड्स के ऊपर टैक्स भरते हैं, ठीक है, या सर्विसेज के ऊपर टैक्स भरते हैं. ओके, विच आर यूज्ड और आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड. या तो आप उसको अब यूज कर रहे हैं या तो फ्यूचर में उसको यूज करेंगे. किसको? जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने खरीदे हैं. इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, यानी कि या तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, फर्दरेंस मीन्स आगे बढ़ाने के लिए, आगे बिजनेस करने के लिए, किसी और को बेचने के लिए, या तो खुद के लिए. ठीक है, बट यहाँ पे खुद के लिए नहीं हो सकता क्योंकि आईटीसी सिर्फ और सिर्फ किन लोगों को मिलता है? जो आगे सप्लाई करते हैं गुड्स. ठीक है, कंज्यूमर को आईटीसी कभी नहीं मिलेगा, है ना. includes tax payable under reverse charge mechanism also. इसमें वो भी टैक्सेस होती हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में आपको भरनी पड़ती हैं, मतलब वो टैक्स भी इंक्लूड होती है. ठीक है, if such goods or services are used or are intended to be used in the course or furtherance of his business. मतलब ऐसे गुड्स जिनके ऊपर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में टैक्स भरी हुई है, वो भी आपको यहाँ पर क्लेम मिल सकता है. इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका भी मिल सकता है अगर वो गुड्स आपने आगे फर्दर बिजनेस करने के लिए यूज किए हुए हैं तो, या फ्यूचर में उसको यूज करने वाले हैं. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ था. ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन में इट इज अ इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेफिनेशन which includes the tax payable under reverse charge mechanism also, and it is known as the credit that can be availed if such goods are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. यानी कि आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे करने के लिए, मतलब वही गुड्स जो आपने किसी और से खरीदे अब आप उनको किसी और को बेच रहे हैं. ठीक है, अच्छा, इसकी जो ये टैक्स लायबिलिटी होती है वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होती है. हमने ऑलरेडी सीखा हुआ ये, बस अभी उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. एग्जाम्पल आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कौन सी होती है? जब हम गुड्स को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो वो गुड्स पे जो हमने कस्टमर से टैक्स लिया, रिसीव किया, सपोज वो 30,000 है, और जब मैंने ये गुड्स, ऑफकोर्स आपको बेचे हैं तो मैंने भी तो कहीं से खरीदे होंगे, तो जब मैंने ये गुड्स कहाँ से खरीदे हैं वहां मैंने टैक्स भरी थी, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स. इनपुट मीन्स परचेज, इनपुट. गुड्स आए मेरे पास, तो गुड्स कब आते हैं मेरे पास? जब मैं खरीद रही हूँ. ठीक है, अब मैंने जब गुड्स को परचेज किया तब मैंने टैक्स भरी, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स. तो जो मुझे गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स डिपॉजिट करनी है उसमें से जो मैं ऑलरेडी अपने मैन्युफैक्चरर होलसेलर को भर चुकी हूँ वो मैं माइनस कर दूंगी, तो हमारा नेट टैक्स लायबिलिटी निकलेगा, एंड दैट इज नोन एज अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कॉम्पोजिट डीलर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है. ओके, अच्छा, आउटपुट टैक्स क्या होता है उन्होंने नीचे क्लियर किया है. टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स एंड दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट आफ्टर डिडक्टिंग द इनपुट टैक्स. एंड व्हाट इज इनपुट टैक्स? टैक्स पेड टू सप्लायर्स ऑन परचेजेस. जब हम परचेज करते हैं सप्लायर से तब मैं उनको टैक्स भर के आती हूँ. ठीक है, तो वो मुझे इनपुट टैक्स बोला जाता है, जिसको वो मुझे आउटपुट टैक्स में से माइनस करना होता है. claiming ITC means deducting input tax from output tax.
उसको कहते हैं क्लेम करना। क्लेम करना मतलब सेट ऑफ करना, डिडक्ट करना, किसको किस में से, इनपुट को आउटपुट टैक्स में से माइनस करना। ओके, नेक्स्ट है आपका आईटीसी। इसमें थोड़ा उसने डिटेल में बताया, शॉर्ट नोट आ गया तो आप कैसे लिखेंगे उसको, इसके लिए ये थोड़ी थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है। क्या डाउट पूछ रहे हो आप हर्ष? किसका अमाउंट बड़ा होता है, इनपुट टैक्स का कि आउटपुट का? आउटपुट टैक्स का। बहुत सिंपल चीज है, आप कंफ्यूज मत होइए। देखो, अब आप एक रिटेलर हो, आपने ना ऑलरेडी अपने होलसेलर को 30,000 का टैक्स भरा था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कस्टमर को गुड्स बेचोगे, आप रिटेलर हो, तो जब आप कस्टमर को गुड्स बेचोगे तो क्या सेम प्राइस पे बेचोगे? नहीं, प्राइस वैल्यू ऐड करोगे ना, अपनी प्रॉफिट भी तो कमाओगे उस पे। तो जितनी जितनी वैल्यू ऐड होती जाती है ना, टैक्स बढ़ती जाती है। अब आपने होलसेलर से गुड्स खरीदे थे 1 लाख में, पर अभी हो रही, जब आप रिटेलर हो तो कस्टमर को 1 लाख में ही गुड्स बेचोगे क्या? नहीं, सपोज 1,30,000 पे टैक्स, 1,30,000 पे गुड्स बेचोगे, तो 1 लाख पे जितनी टैक्स भरी थी वो 30,000 थी, सपोज एग्जाम्पल। और अभी अगर आप कस्टमर को गुड्स बेचोगे तो 1,30,000 पे गुड्स बेचेंगे ना, तो टैक्स भी तो बढ़ जाएगी। तो कस्टमर आपको 30,000 टैक्स नहीं देगा, ज्यादा देगा, समझो 40,000 दे रहा है, ठीक है एग्जाम्पल। तो कस्टमर ने आपको जो दी है वो टैक्स है 40,000, मतलब आपकी जेब में कौन सी आई? 40,000। और आपने इनपुट टैक्स मतलब अपने होलसेलर को कितनी टैक्स भरी थी? 30,000। तो गवर्नमेंट को कितना पहुंचाने का? 10,000। कैसे? 40,000 जो आपको हाथ में टैक्स मिली, आउटपुट टैक्स, जो कि इट इज मोर देन द इनपुट टैक्स, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। आउटपुट टैक्स इज मोर देन द इनपुट टैक्स। क्यों? क्योंकि आउटपुट टैक्स आप वैल्यू ऐड करके बेचोगे ना, सेम प्राइस पे थोड़ी बेचोगे, कॉमन सेंस, ये लॉजिक है उसका। आप जब आगे बेचोगे गुड्स को तो प्रॉफिट ऐड करके बेचोगे, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, जितनी वैल्यू ऐड होगी उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। तो आपने कितनी वैल्यू ऐड की, समझो 1 लाख के गुड्स को आपने 1,30,000 में बेचा, तो टैक्स तो बढ़ेगी ना। अब आप टैक्स 1,30,000 पे लगाएंगे। आई बात समझ में? अभी क्लियर हुआ डाउट? तो आउटपुट टैक्स बड़ा होता है इनपुट टैक्स से, तो आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे। अब आउटपुट टैक्स होती क्या है? जो मुझे गवर्नमेंट का पहुंचानी है, गवर्नमेंट तक। अब ये वो टैक्स होती है जो मैंने कस्टमर से वसूल की है, लेकिन वसूल करने से पहले मैंने होलसेलर को 30,000 अपनी जेब से भरा था, जबकि गुड्स कंज्यूम मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, मेरा कस्टमर गुड्स कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने कस्टमर से वसूल किया 30,000 और अपने जेब में डाल दिया। जो मैंने अपनी जेब से निकाला था वो अब मेरे जेब में वापस आ गया। लेकिन मैंने कस्टमर से सिर्फ 30 नहीं लिया, 10,000 एक्स्ट्रा लिया। अब वो जो 10,000 एक्स्ट्रा लिया है ना, वो ही तो गवर्नमेंट को मुझे डिपॉजिट करना है, वही अमाउंट है जो मुझे गवर्नमेंट तक पहुंचाना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ हर्ष? ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े ना, ठीक है चलो। तो ये थोड़ा सा आईटीसी के बारे में लिखा हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी इज टू अवॉइड द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द ड्यूटीज। अब जो अलग अलग ड्यूटीज लगाई जाती थी हर एक स्टेज पे, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, आपको मैंने ये पहले सिखाया हुआ है कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। इफ यू डोंट रिमेम्बर, लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, यू विल गेट टू नो। तो कास्केडिंग इफेक्ट्स पे, जो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है हर एक स्टेज पे जो अलग अलग टैक्सेस लगाई जाती थी वो रिमूव हो गई। तो आईटीसी की वजह से ही तो मुझे कास्केडिंग इफेक्ट का बेनिफिट हुआ। समझ आ रहा है? मतलब आपको अपनी जेब से भरने की जरूरत नहीं है टैक्स। क्यों? क्योंकि फाइनल कंजम्पशन के टाइम पे टैक्स भरी जाएगी। कौन भरेगा? कस्टमर। सिर्फ आप तो सिर्फ डिपॉजिट करने के लिए गवर्नमेंट को लाइबल होंगे, ठीक है। तो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द ड्यूटी, दैट इज ड्यूटीज ऑन ड्यूटीज एक्स्ट्रा, हर एक स्टेज पे ड्यूटी लगती जा रही है, लगती जा रही है, वो अब नहीं होगा, ठीक है। हैपेंस वेयर टैक्स इज लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई। मतलब ये वो चीज बता रहा है कि कास्केडिंग इफेक्ट होता क्या है। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब हर एक स्टेज पे, सप्लाई के हर एक स्टेज पे अलग अलग टैक्सेस को चार्ज किया जाता है। लेविड मतलब चार्ज। If duty is based on manufacture of a product,
The tax burden keeps increasing as raw material and final product passes from one state to another. अब देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो बर्डन तो बढ़ेगा ना टैक्स का. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उस बीच में भी तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम्स लगते हैं ना रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए. तो तब तब है ना टैक्सेस बढ़ने का बहुत चांसेस ज्यादा होता है. ठीक है, इसीलिए भी कास्केडिंग इफेक्ट काम आता है ना, कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आपसे आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, तो खरीदने के टाइम पे जो टैक्स भरी थी वो आप अवेल कर सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो. उसी को ही तो कहते हैं आईटीसी क्लेम्ड. अनइंटरप्टेड एंड सीमलेस चेन ऑफ आईटीसी. जो सीमलेस चेन है, सीमलेस चेन मतलब जो अनस्टॉपेबल चेन है, अनइंटरप्टेड चेन है मतलब जो जो सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर तक सबको मिलता है आईटीसी. अनइंटरप्टेड चेन है ये, मतलब एवरीबडी कैन अवेल एक्सेप्ट कस्टमर, because he is the final person who has to take the burden of paying GST. ठीक है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा. नहीं तो अगर उसको भी आईटीसी मिल गया तो गवर्नमेंट तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं, जीरो. तो वो नहीं आईटीसी क्लेम कर सकते. सप्लायर के चेन्स को आईटीसी क्रेडिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है. As the tax charged by central or state governments would be the part of same tax line, ये सेम रूल्स के अंडर में फॉल होता है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे जो टैक्सेस लेती है और स्टेट गवर्नमेंट जो आपसे टैक्सेस ले रही होती है. द क्रेडिट ऑफ टैक्स एट एवरी स्टेज वुड बी अवेलेबल एज सेट ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एट एवरी सब्सिक्वेंट स्टेज. मतलब हर एक सप्लायर को, जो आगे के सप्लायर की चेन्स है ना, वो हर एक सप्लायर को ये टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है. मतलब वही सेम चीज वो बता रहा है कि अनइंटरप्टेड क्या बोल सकते हैं इसको, चेन है ये. मतलब अगर होलसेलर ने, सॉरी मैन्युफैक्चरर ने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा उसे कहते हैं सप्लायर. तो सप्लायर को जो टैक्स भरी थी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं उसके लिए. ठीक है, आईटीसी कब क्लेम कर सकते हैं? जब आपने आगे सप्लाई किया होगा. तो कॉमन सेंस से मैन्युफैक्चरर ने आगे, तो सब्सिक्वेंट स्टेजेस मतलब आगे आगे तो सप्लाई किया होगा ना, अपने पास थोड़ी रखेगा. वो रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स बना रहा है, किस लिए बना रहा है? घर पे रखने के लिए नहीं, आगे सप्लाई करने के लिए. तो जब वो आगे सप्लाई करेगा उससे टैक्स वसूल करेगा, किससे? होलसेलर से. तब वो आईटीसी क्लेम करेगा. कौन सी आईटीसी? जब उसने टैक्स भरी थी. किसको? सप्लायर को. तो यही तो वो बोल रहा है, हर एक स्टेज पे ये मिलेगा. जैसे मैन्युफैक्चरर ने किया वैसे ही होलसेलर भी करेगा. होलसेलर भरेगा मैन्युफैक्चरर को, जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स. और जब वो आगे रिटेलर को गुड्स बेचेगा तब वो रिटेलर से वसूल करेगा, उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स. तो आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस हो जाएगा और बाकी का बचेगा गवर्नमेंट के हाथ में. आई बात समझ में? वो ये बताने की ट्राई कर रहा है इस पॉइंट में. नेक्स्ट है, अभी ये देखो, ये ना छोटा सा वो बताया हुआ है कि किसमें से क्या क्लेम कर सकते हैं. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये जस्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको, ये आईटीसी से रिलेटेड है इसीलिए मैंने ये एक तरीके का रिवीजन भी हो जाएगा आपका. तो आप देखें ये क्या दिया हुआ है, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई. अभी इनवर्ड सप्लाई क्या होता है? वही सेम जो जो आप जब कुछ खरीदते हैं तब आप टैक्स भरते हैं. मतलब इसको कहाँ कहाँ से क्लेम कर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने. आउटपुट में से इनपुट टैक्स क्लेम किया जाता है. इनपुट में से आउटपुट टैक्स नहीं क्लेम करते हैं, आउटपुट में से इनपुट को क्लेम करते हैं. लिख दो कहीं पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हो आप. थ्योरी पॉइंट्स पे कंफ्यूज होते हैं, प्रैक्टिकली जब हम समझ करते हैं तब तो कंफ्यूजन होती ही नहीं है. ठीक है, तो आउटपुट टैक्स में से मुझे इनपुट टैक्स को, इनवर्ड सप्लाई पे जब मैंने टैक्सेस भरी हैं उसे कहते हैं इनपुट टैक्स, वो क्लेम करना होता है. जब हम क्लेम करते हैं ना तो उसका एक है ना, एक क्या कहते हैं उसे, ऑर्डर होता है, ऑर्डर. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. अब जब आप आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं तो समझो सीजीएसटी क्लेम कर रहे हैं. तो सीजीएसटी में से पहले सीजीएसटी क्लेम करना है. यानी कि एग्जाम्पल, आपके पास आउटवर्ड टैक्स है, आउटपुट टैक्स है सीजीएसटी की, तो सबसे पहले आईटीसी किसका क्लेम करेंगे? सीजीएसटी का.
सपोज आपके पास CGST है 30,000, ठीक है, आउटपुट टैक्स की बात कर रही हूँ। गिव मी 1 मिनट।